नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए समय समय पर कई परिवर्तन भी किए जाते हैं अपनी एजुकेशन पॉलिसी को लेके। और ये थोड़ी सी ज़रा दुख की बात लगती है कि हमारे देश में ये परिवर्तन करते करते 34 साल हो गए। 1986 की एजुकेशन पॉलिसी अब तक चल रही थी और अब 2020 में इसको परिवर्तित किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। बच्चों, इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी आपको निवेदन करना चाहूँगा कि ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ने में और वीडियो बनाने में मेरे को बहुत घंटों की मेहनत लगी है और उन घंटों की मेहनत का निचोड़ कुछ मिनटों को लेकर आया हूँ मैं आपके सामने कि पूरा निचोड़ आपको कुछ मिनट की वीडियो में आपको सारा एक मोटा मोटा एनालाइज हो जाए, संपूर्ण विश्लेषण हो जाए कि नई एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए क्या क्या लेकर आई है, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी लगी, या अगर आपको कुछ ख़राब लगता है या आपकी राय अलग है कि कुछ आप ऐड करवाना चाहते थे सरकार से, तो आप वो भी मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि आपको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, कि ताकि पूरा एक फुल एनालाइज हो जाए इस चीज़ पे। और इस नीति में जो भी मैंने पढ़ा है, इसमें स्कूल और कॉलेज वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी भी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब आई, देर में आई तो सही। तो हम इस पर पूरा एक फुल एनालाइज करते, तो आप ये कुछ मिनट की वीडियो है, ये आप पूरी देखना ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो जाए। अब बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि आखिर ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है दोस्तों, इसमें क्या क्या है। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, इससे पहले जो हमारी चल रही थी वो चल रही थी 1986 की, और उससे पहले जो सबसे पहली जो शिक्षा नीति हमारे देश में आई थी, सबसे पहली वो आई थी 1968 में, उसके बाद 1986 में। हाँ, हालांकि 1986 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ मॉडिफाई जरूर हुआ था, कुछ उसमें संशोधित जरूर हुआ था 1992 में, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल एक अपना नया प्रारूप के साथ जो आया है वो 2020 यानी इस साल में आया है। यानी 1986 के बाद 2020 सीधे 34 साल का गैप हो गया है। हालांकि ये जो पॉलिसी है 2020 की, इसका जो ड्राफ्ट था वो लास्ट ईयर तैयार हो गया था 2019 में ही, लेकिन जो इसकी मंजूरी मिली है वो इस साल मिली है 29 जुलाई को। अब ये तो मोटे मोटे तौर पे इसके बारे में बात हो गई कि कब कब आई, कैसे कैसे आई, ड्राफ्ट क्या क्या है। अब इसमें चेंजेस क्या क्या हुए हैं कौन कौन से बड़े चेंजेस हुए हैं, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट को क्या क्या आपको नया देखने को मिलेगा, इन सब पे ज़रा हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके नाम को चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि ये जो MHRD था, MHRD मिनिस्ट्री है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका पहले नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसको 26 सितंबर 1985 को बदला था। 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा था और अब आज फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को हटा के शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। ये एक आपको अच्छी जानकारी आज एक जीके की भी मिली होगी। अब मैं एक मेन बात पे हम करते हैं कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। स्कूल वाले बच्चे बड़े परेशान हैं कि भाई एजुकेशन पॉलिसी पे एक सर वीडियो बना दो ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चेंज आया है। बच्चों, इसमें स्कूल एजुकेशन का जो अभी तक आपका फॉर्मेट चल रहा था वो चल रहा था 10+2 के फॉर्मेट में, लेकिन अब क्या चल रहा है 5+3+3+4। अब ये क्या चीज़ है 5+3+3+4? देखो 5+3+3+4 4 भागों में इसे डिवाइड किया है। पहले जो 10+2 था उसको 2 में डिवाइड कर रखा था, यानी एक तो आपकी 10वीं क्लास तक और +2 यानी कि 11-12। अब इसको 4 जगह डिवाइड कर दिया है। 5 में क्या है, जो शुरू के 5 साल हैं यानी 5 है, जो पहले का जो 5 है उसमें क्या है, शुरू के जो 5 साल है इसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे जोर दिया गया है, यानी कि ECCE। अब होता क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि नर्सरी KG में तो होता नहीं था कुछ, कि नर्सरी या प्री स्कूल नहीं होते थे, प्री लर्निंग नहीं होती थी, या आपका जैसे पहले खेल कूद पे इतने ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है इसमें जो शुरू के 5 साल है, अब पहले होता था कि 6 साल की उम्र में बच्चा पहली कक्षा में जाता था, अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसको 5 साल में डिवाइड किया गया है, यानी कि पहले जैसे अब पहले 6 साल की उम्र में जाता था, अब बच्चा जो है 3 साल की उम्र में जाएगा। 3 साल से लेके आपका 3 to 6 ईयर यानी 3 साल, 3 to
6 ईयर, पहले के जो 3 साल है उसमें वो जाएगा अपना जो प्री स्कूल होते हैं आपके, या बाल वाटिका हम जिन्हें कहते हैं, या आंगनवाड़ी जिन्हें कहते हैं, या जैसे आप ये प्ले स्कूल टाइप देखते हैं, एक तरीके से ऐसी गतिविधियां होंगी। हालांकि पहले प्राइवेट स्कूलों में तो पहले से प्री नर्सरी भी होती है, नर्सरी, LKG, UKG, लेकिन गवर्नमेंट की तो ये स्कीम थी नहीं। गवर्नमेंट तो पहली कक्षा से ही पढ़ाते थे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल आप देखते हैं जो सरकारी होते हैं वहाँ तो कक्षा 1 से पढ़ाया जाता है, वहाँ तो नर्सरी वर्सरी होती नहीं। हालांकि ठीक है, आंगनवाड़ी वगैरह चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको थोड़ा और डेवलप किया गया है। अब इसमें क्या किया है, पहले जो प्रोग्राम होता था वो 6 साल की उम्र से पहली कक्षा का होता था। बच्चा अभी भी 6 साल की उम्र में ही पहली कक्षा में जाएगा, लेकिन उससे पहले के जो 3 साल है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है 3 से 6 साल की उम्र का जो बच्चा होता है, उसमें उसकी लैंग्वेज एक्यूरेसी की जो कॉम्प्रहेंशन होता है वो ज़्यादा होती है, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ जाती है, या उसकी खोज गतिविधियों पे जोर दिया जाता है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, पहले उसे 3 से 6 साल की उम्र में जो उसके खेल कूद है, खोज करना है, जितनी भी उसकी गतिविधियाँ उस पर नज़र रखना है, कला है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, गीत हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पहले 3 साल, शुरू का जो बच्चा 3 साल पढ़ेगा वो ये सारी चीज़ें, एक तरीके से आप समझ लो प्ले स्कूल। और ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसमें ये चीज़ें जो प्ले, खेल कूद से, खेलने कूदने के साथ पढ़ने की, या खोज करने की, या जैसे हम कंचे खेलते हैं तो कंचे गिनवाने की, या आपके पास 1 आया 2 आया, संख्या, गिनती, ऐसी चीज़ें सिखाने की ये सही उम्र होती है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप पहली क्लास में ये सारी चीज़ें गणित वणित या फिर ये करते थे। हालांकि सब्जेक्ट इसमें अभी इतना सब्जेक्ट पे जोर नहीं दिया गया अभी छोटे क्लास के बच्चों पे, वो बाद में हम अभी और आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको एक जीके वाली क्वेश्चन, क्योंकि मैंने फुल एनालाइज किया, हो सकता है थोड़ा आपको बोरिंग भी लग जाए, लेकिन आप देखोगे तो आपको ज्ञान बहुत मिलेगा। मैंने बिल्कुल इसमें निचोड़ करके रखा है कि अब ये सभी के लिए NCERT क्या करेगी, जो छोटे बच्चे हैं जैसे 3 से 6 साल वाले हो गए या आगे हो गए, इसके लिए NCERT क्या कर रही है, NCPFECCE, यानी कि नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका डेवलप करेगी। अब आप कहोगे सर 3 से 6 साल, 3 साल हुए, आप तो 5 साल की बात कर रहे थे। जैसे 3 से 6 साल वो प्ले स्कूल अपना खेल कूदेगा, और 6 से 8 जो अगले 2 साल हैं उसमें पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में। यानी कि ये जो चीज़ हो गई ये 3 to 8 ईयर की हो गई, 5 साल हो गए, 5 हो गया, 5 का प्लान समझ आया। 5 का कैसे, शुरू के 3 साल प्ले स्कूल, प्री स्कूल, जो भी आपकी आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, उसमें क्या होगा कि बच्चे का, क्योंकि जो मस्तिष्क का विकास होता है वो 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। 85% जो हिस्सा होता है, 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है 6 साल की उम्र से पहले। अब उसमें इसलिए इस अवस्था को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसमें पढ़ाई पे उतना जोर नहीं दिया जाएगा, खेलने कूदने, उसके मस्तिष्क के विकास पे, उसके बौद्धिक विकास पे ज़्यादा बल दिया जाएगा। और बाकी बाद में जब वो 6 साल का हो जाएगा तब उसे पहली कक्षा में प्रवेश और फिर दूसरी कक्षा में प्रवेश, यानी कि 6 से 8 तक वो पहली और दूसरी में। यानी ये जो स्टेज हो गई 5 की आपकी, ये 3 to 8 ईयर्स की हो गई। बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में और बिल्कुल आपको एनालाइज बिल्कुल डीप करके मैं बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, ये तो हमने बात की कि 5 ईयर वाली, कि शुरू के 5 साल, ठीक। अब स्कूल में जब, जो मैंने आगे बोला 5 + 3 + 4 का 4 भागों में बांटा गया। पहले भाग को तो मैंने बता दिया 5 साल कैसे हो रहा है। उसके बाद जो +3 आपका आगे के जो 3 साल है उसमें आपको प्रवेश दिया जाएगा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक का, यानी कि क्लास 3, फिर 4, फिर 5। एज कितनी हो जाएगी तब तक आपकी, 8 to 11 ईयर। पहले शुरू के 5 साल में कितनी थी, 3 से 8, फिर आगे के 3 में कितनी हो गई, 8 से 11 वर्ष। इसके बाद फिर +3 आया, फिर होगी कक्षा 6, 7, 8, 3 साल। इसमें एज कितनी हो जाएगी, 11 to 14, 11 से लेके 14 वर्ष तक की आयु। फिर होगा +4 में क्या होगा, 9, 10, 11 और आपका 12। इसमें एज कितनी हो जाएगी, 14 to 18 ईयर। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चेंजेस की गई हैं जो ये मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि जो प्री स्कूल, जो इसमें ऐसी गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं, खेल कूद पे जोर दिया जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि पढ़ाई का उतना प्रेशर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे पे वैसे भी इतना प्रेशर करना नहीं चाहिए। उसको खेल कूद, खोज, भावनाएं, ऐसी सारी चीज़ों का उस पर विकास किया जा रहा है। और अब इसमें देखो, हमने ये
डिवाइड तो कर दिया हमने क्लासेस को, अब इसमें चेंजेस क्या क्या आए हैं, स्कूल में क्या क्या आपको पढ़ाने का क्या तरीका अलग लगेगा, टीचर का क्या डिफरेंट बिहेवियर होगा, या कैसे वो पढ़ाएगा, उसका मेथड क्या होगा, या आप कैसे कैसे पढ़ सकोगे, या आपके में क्या क्या चेंज आएगा, वो भी मैं अब आपको बताता हूँ। एक तो इसमें पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा दिया गया। पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, जो सहपाठियों के द्वारा आप सीखते हो। अब सहपाठी के द्वारा कैसे सीखते हो, जैसे इसमें पीयर ट्यूटरिंग को बढ़ावा दिया गया है इस नीति में, कि जैसे मान लो कि क्या होता है ना, क्लास में जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जैसे मान लो 40-45 बच्चों की क्लास है, ठीक है, मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। अब 40-45 बच्चों की क्लास है, अब उसमें हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जो टीचर से पूछ ना पाते हो, या उनको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, अपने बगल वाले से, अपने सहपाठी से पूछते हैं कि हाँ भाई मुझे ये समझा दे। तो ये देखा गया है, ये एक सर्वे भी हुआ था, तो दुनिया भर के अध्ययन से ये पता चलता है कि यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य, या फिर मैं एक एग्जाम्पल में कि अगर कोई सहपाठी के द्वारा, अगर कोई बालक अपने सहपाठी जो क्लास में उसके साथ पढ़ रहा है उसके द्वारा सीखता है, तो वो जल्दी सीखता है और अच्छे से सीखता है। तो इसमें पीयर ट्यूटरिंग को ही बढ़ावा दिया गया है, ताकि अगर टीचर तो सिखा ही रहा है, साथ ही साथ आपके सहपाठी भी आपको सिखा सकते हैं। इसके साथ इसमें एक और मज़े की बात है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि सहपाठी आपको अंक भी देंगे। जब आपके आगे पेपर होते हैं तो शिक्षक तो देता ही, आप खुद भी अपने आप को मार्क्स दोगे, और आपके पेयर सहपाठी भी आपको अंक देंगे। उस पर भी मैं आगे बात करता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, इतना सारा डेटा ये बहुत लिखना है, इसमें लिखा हुआ है। एक इसमें मज़े की चीज़ और है कि आजकल एक चीज़ मुझे बहुत अपनी पर्सनली तौर पे अच्छी लगी, कि इसमें मदर टंग को बहुत बढ़ावा दिया गया। आपकी जो मातृभाषा है, जैसे आप छोटे हो, अभी क्लास 5 तक हो, तो इसमें ये बात की गई है कि कम से कम क्लास 5 तक आप अपनी मदर टंग पे ही पढ़ोगे। यानी कि जो अंग्रेजी भाषा की जो अनिवार्यता है वो समाप्त कर दी गई है। यानी कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें आपको समझ आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जैसे अगर आप साउथ के हो तो आप वहाँ की भाषा में पढ़ सकते हो, या पंजाब के तो उस भाषा में पढ़ सकते हो। तो मतलब आपकी जो मदर टंग है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उस भाषा में सीख सकते हो, उस भाषा में पढ़ सकते हो। तो इसमें लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, मातृभाषा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, चाहे आपकी क्षेत्रीय भाषा हो। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को अभी फ़िलहाल इसमें ख़त्म कर दिया गया है, छोटी क्लास में तो खासकर एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ोगे इंग्लिश, लेकिन उसकी अनिवार्यता नहीं रहेगी कि उसी भाषा में आपको पढ़ना है। और इसमें क्या क्या किया गया है, हाँ, एक इसमें मज़े की चीज़ है कि द लैंग्वेज ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट, जो अभी एक भारत क्या करने जा रहा है, क्योंकि मातृभाषा पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो अपनी मातृभाषा पे जोर देते हैं। तो ये भी एक मेरे हिसाब से देश का बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है, जो अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है अपने देश में। और इसके लिए एक प्रोजेक्ट में भी भाग लिया जा रहा है। जैसे एक मान लो कि क्लास होगी, अब उसमें मान लो एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो लैंग्वेज पे जोर देने के लिए, कि मान लो आप जो भारत जो काम करेगा वो द लैंग्वेज ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट पे काम करेगा। जैसे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब आपको इसको अपने चाहे शब्दों में लिखो या देख के लिखो, अपनी भाषा में लिखो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ताकि आपकी भाषा का जो है विकास हो सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो काफ़ी उसमें थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, कि बोर्ड तो अभी फ़िलहाल तो देखो कंटिन्यू रहेगा ये फ़िलहाल, और जब अगर इसमें कानून बनने के बाद कुछ चेंज आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इसमें कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हाँ ये लो स्टेक रहेगा। जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है ये इनकी लो स्टेक, यानी कि ये हो गया कि इनकी थोड़ी अहमियत कम कर दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पहले क्या होता था कि अगर आपके 10th में थोड़े कम मार्क्स आए हैं और आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपको आर्ट दे देते थे या कॉमर्स दे देते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज की अहमियत थोड़ी कम कर दी गई है, अंकों की अहमियत कम कर दी गई है। इसमें नॉलेज के ऊपर ज़्यादा बल दिया गया, और मेरे हिसाब से होना भी ये चाहिए कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मार्क्स आपके पर्सनैलिटी को बिल्कुल डिफाइन नहीं करते हैं। आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं, लेकिन आपको अगर नॉलेज ज़्यादा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें सेमेस्टर प्रणाली भी शायद इसमें लागू की जाएगी, वो भी इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा PDF था। तो जितनी मेन चीज़ें आई मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सारी, क्योंकि आप में से कई लोग कह रहे थे कि एक बार थोड़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आप बता दो। अच्छा, और इसमें क्या एजुकेशन पॉलिसी में किया जाएगा, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो पे पूरा बल दिया जाएगा। अब ये ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि जैसे मान लो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो ये होता है, जैसे मान लो आप क्लास 8th में हो,
अब आप 8th से 9th में जाओगे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। जैसे कोई बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, अब वो 9th क्लास में जाएगा तो वो बीच में स्कूल छोड़ रहा है। तो बीच में जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ऐसे जो चीज़ें हो रही हैं उनको कम करना, यानी कि इस रेशियो को बढ़ाना, मतलब बच्चे जो है स्कूल छोड़े नहीं। अभी क्या है कि क्लास, मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ, एक रिकॉर्ड बताता हूँ। क्लास 9 to 10 का जो आपका GER है, यानी कि ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है, वो आपका 79.3 है, और क्लास 11 to 12 का सिर्फ 56.5% अब लगाओ। यानी कि बीच में कितने सारे बच्चे छोड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कोई बच्चा 10th क्लास में 100 बच्चे हैं, तो उसमें से सिर्फ 56 जा रहे हैं क्लास 11th में। ये एक डेटा दे रखा है शिक्षा नीति में। तो इसको ड्रॉप आउट जो आपके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको कम करना है। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था पीयर ट्यूटरिंग की, सहपाठी आपको अंक भी देंगे, सहपाठियों के द्वारा सीखना। तो इसमें एक और नई चीज़ आपके लिए लागू हुई है, 360 डिग्री। 360 डिग्री क्या है? ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपको सहपाठी भी अंक देंगे, आप खुद भी अपने आप को अंक देंगे, और जो टीचर है वो तो आपको अंक देंगे ही, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेस पर। एक इसमें बहुत बड़ा चेंज है कि जो स्ट्रीम सिस्टम है, जैसे हम स्ट्रीम चुनते हैं, जैसे क्लास 10th के बाद हम जो स्ट्रीम चुनते हैं, चाहे कोई आर्ट चुनता है, चाहे कोई कॉमर्स चुनता है, या कोई साइंस चुनता है, तो उस सिस्टम को भी थोड़ा ख़त्म किया जा रहा है। अभी हालांकि इस पर पूरा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, अभी बाकी है, लेकिन अगर ये हो जाता है स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म, तो आप अपने मनपसंद विषय चुन सकते हैं। चाहे जैसे आप आर्ट वाले हो और आपको बायोलॉजी पढ़नी है, तो अभी तक तो आप पढ़ नहीं पाते थे, आर्ट साइड हो तो आर्ट साइड के ही पढ़ोगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स के ही पढ़ोगे, साइंस है तो साइंस के पढ़ोगे। तो आप आर्ट वाले भी हो तब भी साइंस के पढ़ सकते हो, या कॉमर्स वाला है तो वो भी साइंस का पढ़ सकता है, या साइंस वाला है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। तो ये भी एक सही चीज़ है, अगर किसी को अपने मनपसंद अपने हिसाब से विषय चुनने हो तो वो कर सकता है। और जैसा कि और आगे इसमें ये है, हाँ, इसमें एक चीज़ और अच्छी हुई है कि एक तो जो मातृभाषा में पढ़ाने वाला मैंने बोला ही, क्योंकि आप जो घर पे मदर टंग यूज करते हैं उसी भाषा में अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा आपका विकास रहेगा। तो ये इंग्लिश की भाषा का अनिवार्यता समाप्त की है। और इसमें बेस्ट एक ये चीज़ है कि जो क्लास 6 है उसमें आपको कंप्यूटर पढ़ाई जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाई जाएगी, ताकि आप टेक्नोलॉजी में भी आपको बढ़ावा मिल सके। और सबसे जो इसमें निचोड़, मैंने आपको एक बिल्कुल निचोड़ बता दूं, बिल्कुल ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है कि स्कूल एजुकेशन पे जो इफेक्ट पड़ा है वो मेन ये पड़ा है कि जो रटने वाली चीज़ें हैं उसको ख़त्म किया गया है। जो रट्टा मार के जो पास हो जाते थे उनको ख़त्म किया गया है, उन चीज़ों को ख़त्म किया गया है, और क्रिएटिविटी पे जोर दिया गया है, आपकी समझने की क्षमता पे जोर दिया गया है, आपके ज्ञान पर जोर दिया गया है, ताकि आप सोच सकें, अपना आप कर सकें, अपना बौद्धिक विकास कर सकें। खाली रट्टा मार के पास करने वाली चीज़ों को इसमें ख़त्म कर दिया गया है। अब जरा हम हायर एजुकेशन या कॉलेज स्टूडेंट की भी बात कर लें। स्कूल का तो मैंने आपको बता दिया कि जो चेंजेस हैं पूरा उसमें मोटे मोटे पॉइंट आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम कॉलेज स्टूडेंट की भी बात करते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अभी तक क्या होता था कि कॉलेज स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अगर वो बीच में ड्रॉप आउट करता है तो उसे क्या होता था, डिग्री वगैरह या कुछ भी नहीं मिलता था। उसके बाद उसे फिर से वो चीज़ करनी पड़ती थी। जैसे मान लो आप बीकॉम कर रहे हो, फर्स्ट ईयर करके आपने छोड़ दिया, अब आपने गैप कर लिया, अब आपको ना डिग्री मिली ना कोई सर्टिफिकेट मिला, ऐसी कई प्रॉब्लम, या किसी को कॉलेज बदलने की प्रॉब्लम, या अपने मनपसंद विषय ना मिलने की प्रॉब्लम, या एक ही साथ साथ अलग अलग कोर्स नहीं कर पाते थे वो, इसकी प्रॉब्लम, या जो कॉलेज में जो टीचर्स कम होते थे, जो लिमिटेड टीचर होते थे, प्रोफेसर होते थे, उनकी प्रॉब्लम, या आपके जो जितने भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो नेतृत्व या गवर्नेंस करने की जो क्षमता है उसकी भी जो कमी होती थी, उसकी प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम को लगभग सॉल्व किया गया। और क्या क्या चेंजेस आए हैं कॉलेज स्टूडेंट को लेके, क्या क्या अच्छी चीज़ें मिली हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़ जो अच्छी है कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट के लिए जो ड्रॉप कर देते थे, जैसे मान लो कि अगर आप बीए कर रहे हो या बीएससी या बीकॉम एनीथिंग आप जो भी कर रहे हो, और अगर आपने वो 1 साल पढ़ाई की है और फिर आपने छोड़ी है तो 1 साल करके छोड़िए तो सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लो आपने सेकेंड ईयर पढ़ के छोड़ा है, फाइनल ईयर नहीं किया, तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और अगर मान लो आप 3 साल या 4 साल, जैसे 4 साल की भी ग्रेजुएशन होती है, डिग्री होती है, जैसे आप बीटेक कर रहे हो, तो अगर 3 या 4 साल आपने पढ़ाई की है तो आपको डिग्री मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 या 2 साल पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा में से तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ हुई है। और क्या क्या चेंजेस आए हैं कॉलेज को लेके,
तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। और देखो क्या है कि जैसे अभी तक मैंने आपको बोला, अभी वीडियो में पीछे भी बोला कि जो अंक हैं उनकी महत्ता को थोड़ा कम किया गया है, नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया गया है, समझने पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि समझ शक्ति जो है आपकी वो बढ़े। अब इसीलिए जो कॉलेज के एडमिशन होते हैं, अभी तक आपने देखा होगा कि जब मेरिट बनती है, हमारे 12th के जो मार्क्स हैं या 10th के, उनको देख के हमारी मेरिट बनती है। जब हम 12th के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो अगर हमारा नाम नहीं आता मेरिट में तो हम बहुत हताश हो जाते हैं, यार अब कैसे होगा, हमें अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया है किसके द्वारा, कैट के द्वारा, यानी CAT कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट के द्वारा। अगर मान लो आपके कट ऑफ जितने मार्क्स नहीं आए हैं तब भी आप अपना ये एक कॉलेज का एडमिशन के लिए आप कैट का पेपर दे सकते हो, कॉमन एडमिशन टेस्ट दे सकते हो, और अगर आप वो पास कर लेते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो मतलब ये जो नंबर की प्रॉब्लम या मेरिट की प्रॉब्लम कट ऑफ के बेस पे होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी चीज़ है मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट यानी कि एक से ज़्यादा आप कोर्स कर सकते हो और कभी भी आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कभी भी आप एग्जिट करना चाहो कर सकते हो, या आप अलग अलग विषय के अलग अलग कोर्स करना चाह रहे हो, मल्टी एंट्री करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई है क्रेडिट कोर्स सिस्टम की, जिसमें क्रेडिट बेस पे आपकी पढ़ाई होती है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो मान लो आपका 3 साल का कोर्स है, तो हो सकता है कि इसमें अभी पूरा स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन हो सकता है ये चीज़ हो जाए कि मान लो आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो, जैसे इग्नू होता है वो अपना क्रेडिट बेस्ड सिस्टम पे कराता है, क्या पता हर कॉलेज में ऐसे हो जाए, अभी पूर्णतः स्पष्टीकरण नहीं है, हालांकि ये मैं आपको बता दूं। तो इसमें हो सकता है कि जैसे 96 क्रेडिट है मान लो 3 साल की, तो आपको 3 साल में 96 क्रेडिट पूरे करने पड़ते हैं। मान लो पहले और दूसरे साल आपने कुछ नहीं किया, थर्ड ईयर में आपने सारे विषय 96 क्रेडिट पूरे कर लिए, तब भी आपको डिग्री मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो होंगी, अगर क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होंगी। जैसे मेरे ख्याल से डिजी लॉकर में ही होता है जो भी आपका सेव होता है डिजिटल डेटा। और क्या क्या चीज़ें हैं कॉलेज में, जैसे संस्कृत सब्जेक्ट होते हैं इनको बढ़ावा दिया जाएगा, हर कॉलेज में संगीत कला साहित्य को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़ जो एक और है कि स्कूल कॉलेज जैसे जो कई प्राइवेट स्कूल या कॉलेज होते हैं वो अंधाधुंध फीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इस पर भी लगाम लगाने के लिए एक फिक्स फीस की जाएगी सभी कॉलेज या उनके कोर्स के लिए कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अंधाधुंध पैसा नहीं ले सकते हो कि किसी की 1 लाख है तो किसी की सीधे 5 लाख रुपए फीस हो रही है, तो एक फीस जो है वो फिक्स कर दी जाएगी। अब लास्ट में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कानून या नीति जो भी है ये लागू कब से होगी। देखो बच्चों, अभी तो ये नीति है, अभी जब ये संसद में पास हो जाएगा तो एक कानून का रूप ले लेगा। अब मान के चलते हैं कि जैसे अगर अगले साल तक अगर ये हो जाता है, मान लो जनवरी फरवरी मार्च या इस साल, तो हो सकता है कि मे बी 2021-22 के सेशन से नहीं तो 2022 और 23 के सेशन से तो ये चीज़ आपकी लागू हो ही जाएगी। बच्चों बड़ी मेहनत लगी है, मैं तो थक गया है बनाते बनाते बोलते बोलते। अगर यार वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, बड़ी मेहनत लगी है इसमें, बहुत पढ़ना पड़ा मुझे घंटों। तो ठीक है, अगर पसंद आई वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।